ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज हम इस वक्त दारुस्सलाम बूटी लाइन में मौजूद हैं। मेरे पास बैठे हुए देखिए जो पहले शहर अध्यक्ष जिला अध्यक्ष हुआ करते थे समीर साहिब बिटर साहब, वो मेरे साथ मौजूद है। इलेक्शन हो गए हैं, इलेक्शन गर्मा गर्मी हो गई है, सारी बात हो गई है। फिर एक बार शायद सुर्खियों में आया है समाचार पत्रों में कि दारुस्सलाम एक बार फिर दरबार शुरू हो चुका है। चंद वो गुफ्तगू करने जा रहे हैं, सामाजिक गुफ्तगू रहेंगी, कुछ राजनीतिक बातें रहेंगी। चलन बात की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले आपको बधाई कि आपने जो जनता दरबार शुरू किया। ये जनता दरबार के माध्यम से ऐसे क्या काम होने वाले हैं कि किताब की जनता आपसे आसानी से जुड़े? देखिए, दारुस्सलाम औरंगाबाद जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का औरंगाबाद का हेडक्वार्टर है, ये पिछले 7-8 साल से दफ्तर हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी और दारुस्सलाम के ऊपर हम लोग जनता दरबार लगाते हैं और जनता दरबार के ज़रिए आवाम की जो भी मामला हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो MSAB से रिलेटेड हो, कॉरपोरेशन से रिलेटेड हो या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस से रिलेटेड हो या पर्सनल या सामाजिक कोई भी मामला हो, अगर कोई मामला हमारे सामने आते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि आवाम की खिदमत कर सके, उनकी जो परेशानी है वो दूर करके दे सके। और ये जनता दरबार पिछले 7-8 साल से लगातार हम लोग कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आवाम को आदत है दारुस्सलाम औरंगाबाद के ऊपर आकर अपने मसाइल को हल करवा के लिए। सर, फिर भी एक सवाल ये था कि इलेक्शन के बाद जो खामोशी छाई रही, इस खामोशी की खास वजह? खामोशी की वजह ये रहती साहब कि अगर हम लोग इलेक्शन हारे हैं तो क्यों हारे, क्या वजह रही, क्या हमारे में कमी पेशी रही, क्यों हमारे कैंडिडेट्स हारे, ये सारे आत्मचिंतन रहते, ये सारे एनालिसिस रहते जो हम लोगों ने किए हैं। और जनता दरबार जो दारुस्सलाम के ऊपर चलता है ये तो हमेशा से चलता रहा है। ये सिर्फ इलेक्शंस की वजह से हम लोग जनता दरबार नहीं चलाते, ये बरस के 12 महीने हमारे पास चलते हैं और इंशाअल्लाह इसी तरीके से जनता दरबार दारुस्सलाम औरंगाबाद के ज़रिए औरंगाबाद शहर की आवाम की खिदमत हम लोग करते रहेंगे। सर, 8-10 सालों से आपका जनता दरबार चला, बता सकते हैं मोटा मोटा आंकड़ा कि मेडिकल लेवल पे, सामाजिक लेवल पे मुख्तलिफ सुविधाएं हैं या कितने हज़ार लोगों को फ़ायदा पहुँचाने में कामयाब है? नहीं, आंकड़ा तो नहीं बताया जा सकता, मगर आपको ये बता दूं कि औरंगाबाद ज़िले के अंदर 48 हॉस्पिटल्स हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जिसके अंदर गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग स्कीम्स रवाई जाती है और इन 48 हॉस्पिटल्स के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पकड़ है। किसी भी हॉस्पिटल के अंदर कोई पेशेंट होता है, उसके साथ कोई रायती की जाती है या बिल का ताल्लुक से कोई मामला होते हैं या किसी की इस्तेदाद नहीं होती तो ऐसे पेशेंट्स की मदद करते हैं, चाहे घाटी हो, चाहे हेडेवार हो, चाहे बजाज हो, धूप हो, सिग्मा हो। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम्स मौजूद है जहाँ पर हम आवाम की कोशिश करते हैं कि उनकी खिदमत कर सके। एक वक्त था जब आवाम को ये भी नहीं पता था कि MJPJY क्या होती है। MJPJY महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना बोलती एक स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से रवाई जाती है जिसके ज़रिए 2.5 लाख तक का पेशेंट का इलाज हम फ्री में करवा के ले सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो मुस्तहक है, तो इन पेशेंट्स की हम लोग जो है तो इन 48 हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट एनरोल्ड है इनके अंदर उन पेशेंट्स की जो है तो हम लोग मदद करते हैं कि उनका इलाज फ्री में करवा दे या कुछ हॉस्पिटल्स में बात करके हम लोग कैंप्स करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कभी नेहरू भवन के अंदर मेडिकल कैंप किया, कभी आमखास के अंदर कैंप किया, कभी गंगापुर में किया। तो ऐसे अलग अलग शहरों के अंदर भी हम लोगों ने मेडिकल कैंप्स दारुस्सलाम के ज़रिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़रिए किए हैं और कोशिश ये होती है कि कोई पेशेंट पैसे की वजह से उसका इलाज ना हो, ऐसा ना हो, ये हमारी कोशिश होती है। कई सारे पेशेंट्स हैं जो पूरे मराठवाड़ा से औरंगाबाद के अंदर आते हैं, कैंसर हॉस्पिटल के अंदर आते हैं, तो उन पेशेंट्स की भी हम लोग पूरी मदद करते हैं। कई सारे पेशेंट्स को ब्लड का मामला होता है, कई सारे पेशेंट्स को वाइट प्लेट्स का मामला होता है, तो वो भी हम लोग जो है उनका मामला हल करके देते हैं, उनको ब्लड जो है तो अवेलेबल करवा के देते हैं। ये कोशिशें दारुस्सलाम के जरिए हम लोग करते रहते हैं। सर, आपने इससे पहले एक बाइट में बोला था कि राशन की दुकान और ये भी सच्चाई है कि बहुत से लोग तकलीफ का सामना होता है। क्या कोई एमआईएम अपने आक्रामक रूप के साथ पहचाने जाते हैं कि दुकानदार की समझ जाए और गरीब का राशन न डूबे, इसके लिए एक नई रणनीति क्या है? सबसे पहले तो मैं कलेक्टर साहब को जो है तो होश में आने के लिए कहूँगा कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2-3 दिन पहले हज़ारों टन राशन जो है तो पुलिस ने सीज की है। तो क्या बात है, राशन जो गरीब के पेट में जाना चाहिए था, उसके घर के डब्बे में जाना चाहिए था, वो उन गोदामों के अंदर कैसे पहुँचे, इसके लिए कलेक्टर साहब भी जिम्मेदार है। और मैं मुबारकबाद दूँगा पुलिस कमिश्नर साहब को और हमारे DCP भगाते साहब को जिन्होंने इतनी अच्छी कार्रवाई की है। मगर ये कार्रवाई के बाद भी कलेक्टर साहब को होश में आने की ज़रूरत है और थोड़ा सा ये जो अन्न पुराठा विभाग है इसको जो है तो थोड़ा सा जकड़ने की ज़रूरत है, उसके ऊपर थोड़ी पैरवी करने की ज़रूरत है। देखिए, राशन की दुकान वाला पूरे शहर के अंदर मनमानी कर रहा, जी,
उसके ऊपर टाइम बाउंड है, सुबह 8 बजे से लेकर उसको 12-1 बजे तक उसकी दुकान खुली रखना है, फिर उसको 4 बजे से लेकर शाम में 8 बजे तक दुकान खुली रखना है, मगर वो दुकान खुली रखता नहीं है, उसकी मनमानी करता है। कई सारे ऐसे लाभार्थी हैं जिनको राशन मिलता ही नहीं है, जबकि राशन अलॉट हो चुका, दुकानदार को पहुंच चुका। तो हम कई सारी कंप्लेंट दारुसलाम के ऊपर ऑलरेडी राशन के ताल्लुक से आई है, और मैं फिर एक बार जो था आपके माध्यम से आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आपके हक़ का अनाज आपको अगर राशन की दुकानदार नहीं दे रहा तो आप चुप मत बैठिए, वो आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा, वो आप पे आपका हक़ का अनाज देना, उसको देना उसके ऊपर फ़र्ज़ है। अगर वो अपना फ़र्ज़ ठीक से नहीं निभा रहा तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती कि घर पे खामोश जाके मत बैठो। अगर आपका राशन का दुकानदार आपको राशन नहीं दे रहा है तो आप दारुसलाम के ऊपर आके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाइए। 24 घंटे के अंदर वो राशन दुकान के ऊपर हम लोग रेड मारेंगे और उसको सीधा करेंगे। सर अब आगे सब थोड़ी सियासी गुफ्तगू आ जाती है, सब विधानसभा का चुनाव चले। सर हमने देखा है कि जो लोग थोड़े बहुत निवेदन देते हैं वो अपने आप को लीडर मानते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने जनता का बहुत काम किया, जबकि दारुसलाम एक इतना बड़ा स्पेस है, यहाँ पर हज़ारों लोग आते हैं, सारी बात होती है। इतना काम करने के बाद मैं बहुत खुल के पूछूंगा आखिर क्या वजह है कि हाईकमान नहीं कहूँगा, नीचे के लोग यहाँ के जिम्मेदार तो नहीं है, आपको नजरअंदाज किया है? क्योंकि ये मैं शहर बोल रहा है सर, आपकी खदमात रही, उसकी वजह से पूछ रहा हूँ। सबसे पहली बात, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक मामूली सिपाही हूँ, और मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का कि एक ऐसी जमात के अंदर मैं काम करता हूँ जो आवाम के लिए काम करती है, जो अपने लोगों के लिए काम करती है, अपने शहरियान के लिए काम करती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारे लिए सिर्फ सियासी जमात नहीं है, इससे हमारा एक मोहब्बत का रिश्ता बना हुआ है। चाहे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या मेरा हीरो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हो, इन लोगों को देखकर हम लोग जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत हासिल किए थे, और पिछले 10 साल से लगातार हम लोग जमात के लिए खिदमतें अंजाम देते रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि विधानसभा के अंदर अब जो हो गया उसको भुलाकर मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आने वाले वक्त के अंदर जमात के लिए और हम लोग अच्छे से खिदमत को अंजाम देंगे। अब जो हो गया उसको छोड़ दीजिए, आने वाले वक्त के लिए सोचते हैं, आने वाले दिनों के लिए सोचते हैं, कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम हमारी खामियों को दुरुस्त करें। मेरे से कुछ गलतियाँ हुई होंगी शायद, तो उन गलतियों को दुरुस्त करें। तो आने वाले वक्त के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामे रहेंगे, जमात के लिए खिदमतें अंजाम देते रहेंगे, और मेरे शहर के लोगों के लिए मैं एक जो है तो उनके लिए काम करने वाला, एक उनका साथी हूँ, उनका दोस्त हूँ, उनका भाई हूँ। तो आपका ये दोस्त, आपका ये भाई दारुसलाम औरंगाबाद के ज़रिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़रिए आपके लिए खिदमतें अंजाम देता रहेगा। सर फिर भी एक नए पद का वार्ताप हुआ था, सुनने में आया था कि महासचिव बनाया गया है, कहने का महाराष्ट्र लेवल के पद, तो कैसा लग रहा था? एक तरफ कितने महीना देख मिलता हुआ था आपके पर महासचिव का पद, कैसा लग रहा? नहीं, मेरे सदर अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का वो हुक्म था कि समीर जो है तो इलेक्शन नहीं लड़ेगा, तो मेरे सदर साहब के हुक्म के ऊपर मैंने लब्बैक कहा। फिर सदर साहब का हुक्म हुआ कि जनरल सेक्रेटरी के अहदे से आपको नवाजा गया है और आपको महाराष्ट्र लेवल के ऊपर काम करना है। तो जो भी हुक्म बैरिस्टर साहब की तरफ से, अकबर साहब की तरफ से, इम्तियाज़ जलील साहब की तरफ से आएगा, इंशाल्लाह उसके ऊपर पूरी मेहनत से और ईमानदारी से काम करते रहेंगे। सर अब आने वाले हो सकता है कि ऊपर वाला जानता है कि महानगर पालिका चुनाव आ जाए, क्या हो सकता है कि आपकी जो नाराज़गी दूर करने के लिए, मतलब कॉर्पोरेशन में आपके जो समर्थक है मुझे वार्ड के अंदर, कहने के उनको टिकट देकर नाराज़गी दूर करने की कोशिश की जाए? कॉर्पोरेशन इलेक्शन आने वाले हैं क्या सचिव में? सुनने में तो पिछले 10 साल से सुन रहे कॉर्पोरेशन इलेक्शन आने वाले हैं। 20 के अंदर कॉर्पोरेशन इलेक्शन की तैयारियाँ हुई, बाद में 21 में हुई, 22 में हुई, 24 में हुई, अब 25 में फिर निकला जिन जो है तो चिराग में से कि कॉर्पोरेशन के इलेक्शन आने वाले हैं। कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होना चाहिए, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि कॉर्पोरेशन के इलेक्शन जल्द हो, क्योंकि आज म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर अधिकारियों की मनमानी चल रही है, म्यूनसिपल आयुक्त की मनमानी चल रही है। पूरे अधिकारी जो है तो खुलेआम जो है तो अपनी मनमानी करके कारोबार कर रहे हैं, जो कि कारोबार इस तरीके से नहीं होना चाहिए। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक ट्रस्ट है और वो ट्रस्टीज कॉर्पोरेटर्स होते हैं। जब कॉर्पोरेशन के अंदर वो ट्रस्टीज मौजूद रहेंगे तो ये ट्रस्ट ढंग से चलेगा, जो है तो नियम से चलेगी, और एक रिप्रेजेंटेशन औरंगाबाद शहर की आवाम का कॉर्पोरेशन के अंदर होना चाहिए। और उम्मीद के है कि आने वाले वक्त के अंदर जल्द से जल्द कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होंगे। मैं नहीं समझते कि गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन इलेक्शन लेने के कोई मूड में है, ये सिर्फ जो है तो कार्यकर्ताओं को यूज़ करने के मूड में लगते हैं। मगर कॉर्पोरेशन इलेक्शन होना चाहिए, और जब भी कॉर्पोरेशन इलेक्शन होंगे तो मैं समझता हूँ कि इम्तियाज़ जलील साहब एक बेहतर फैसला करके तमाम अच्छे कैंडिडेट्स को मौका देंगे और एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन कॉर्पोरेशन के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पहुँचेगा।
मेरे भी कई सारे साथी हैं जो उम्मीद रखते हैं कि उनको कॉर्पोरेशन का टिकट मिलेगा। तो ये तो मैं जमात के ऊपर छोड़ता हूँ, जमात बेहतर फैसला करेगी किसने लड़ना चाहिए किसने नहीं लड़ना चाहिए। सर अभी 2-4 महीने पहले पदेश्वर के बाद भी मैंने आपके जो कट्टर समर्थक है, आपके चाहने वाले नौजवान, उनका कहना था कि कम से कम चलो आपके साथ नाइंसाफी हुई तो महानगर पालिका में आपको जो है तो नगर से टिकट दिया जाए, आपको महापौर बनाया जाए, आपकी तरह नारे आपको महापौर करते इसलिए मेरा कॉर्पोरेशन लड़ने का कोई इरादा नहीं है। महापौर में मैंने कभी नहीं चाहा कि मुझे क्योंकि आपके वाले साहब का दबदबा रहा सारे जमाने में। नहीं, बाबा का एक दौर था और वो दौर अल्लाह करे दोबारा आए, हमारा कोई साथी ज़रूर महापौर बने, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का महापौर अगर क्या आपकी बनेगा। ख्वाहिश नहीं है आप? नहीं, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का महापौर बनेगा तो सबसे ज़्यादा खुश जो तो हम लोग ही होंगे। सहरा किसके सर पे सजेगा ये फैसला अल्लाह के ऊपर छोड़ते हैं, मेरी जमात के ऊपर छोड़ते हैं, वक्त उसका फैसला करेगा। और जो भी हुक्म असद साहब की तरफ से, इम्तियाज़ जलील साहब की तरफ से आएगा तो समीर साजिद ने हमेशा उनके हुक्म के ऊपर लब्बैक कहा है और हमेशा लब्बैक कहेंगे। सर मैं वजाहत कर दूं कि मेरी अपनी तो राय नहीं, ये आपके चाहने वाले मैं नगद उनको एंट्री करके डाल सकता हूँ कि भाई समीर भैया के साथ नाइंसाफी हुई, उनको टिकट देकर महापौर बनाया जाए। ये बिना नहीं वो इंसाफ ना इंसाफ भी छोड़ दीजिए, अब वो सब अल्लाह की तरफ की बातें हैं। जो भी हुक्म असद साहब की तरफ से आएगा मैं लब्बैक कहूँगा और उसके हिसाब से काम करूँगा। देखिए साहब, ये अपने 2 सीट हारने के बाद, नैमा की 2 सीट हारने के बाद औरंगाबाद की सियासी राजनीति कैसे देखते हैं? मतलब कमजोर नहीं, हमारी 2 सीट हारी नहीं है, हमें हराया गया है और ईवीएम जीता है। ये ना अतुल सालवी जीता ना जयसवाल साहब जीते। ये जीत अगर है तो ईवीएम की है, मशीन्स की है। और अगर सही तरीके से हकनुमा फैसले होते तो शायद इम्तियाज़ जलील साहब जीत चुके होते और इम्तियाज़ जलील साहब ने जीतना चाहिए था। इम्तियाज़ जलील साहब की हार नहीं है, वो कहीं ना कहीं आवाम की हार है, हम सब की हार है। क्योंकि एक बुलंद आवाज़, एक एजुकेटेड पर्सन, एक वेल मैनर्ड पर्सन जिसको हर चीज़ की नॉलेज हुआ करती थी, जो बात करने से पहले तोड़ता था। और एक इम्तियाज़ जी की जो बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, तो वो बातों को सही तरीके से तोल के बोलना आता, जो अपने को नहीं आता, कहीं ना कहीं वो सीखने की ज़रूरत है। एक वक्त था जब हमको बोलना भी नहीं आता था, स्टेज के सामने माइक अगर आ जाए तो बोली नहीं पलटती थी, जबान नहीं पलटती थी। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बोल पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमने इम्तियाज़ जी से सीखा है। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने औरंगाबाद को एक इम्तियाज़ जलील साहब जैसा एक लीडर दिया। हमारी ख्वाहिश थी कि वो MP बने, MP नहीं बने तो हमारी ख्वाहिश थी कि वो MLA बने और MLA इलेक्शन में बहुत मेहनत भी की थी कि इम्तियाज़ जलील साहब जीते, मगर इम्तियाज़ जलील साहब ने जीत के EVM जीत गया। ठीक है, इसमें भी अल्लाह ने कुछ बेहतर फैसला किया होगा। सर एमआईएम में दावा करती है कि हम जो सब समाज धर्म को लेकर चलते हैं कि माना जाए कि महानगर पालिका में चुनाव लगते हैं बाय द वे, तो यह मराठा समाज है, दलित भाई, आदिवासी, मुसलमान है, तमाम जितने 126, 27, 35 जो भी सीट रहेंगी सब हर चीज़ का हर सीट का एडमिशन लड़ेंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली हम लोग जितने ज़्यादा सीट्स लड़ सकते हैं लड़ेंगे। और आज इम्तियाज़ जलील साहब की बदौलत एमआईएम सिर्फ एक मुसलमानों का चेहरा नहीं रहा, अल्हम्दुलिल्लाह हर समाज के लोग आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे मराठा समाज हो, बम्मन समाज हो, हमारा SC समाज हो, तभी सभी समाज के लोग आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ जुड़े हुए हैं। और उन लोग का यकीन है कि असद साहब के ऊपर यकीन है, अकबर साहब के ऊपर है, इम्तियाज़ साहब के ऊपर है। सर एक सवाल बड़ा तल्ख है, एक बड़ा सवाल है, फेसबुक पे भी चल रहा था कि जब जैसे आप जैसे सीनियर 10 साल में खिदमत को दिया है, तन मन सब लगाया है, जब आपको टिकट नहीं मिलता है तो नगर से जो वार्ड सदस्य के लोगों बोले भाई कल को अगर हमारे साथ धोखा हुआ तो हमको टिकट नहीं मिलता, तो जब आपको नजरअंदाज किया जा सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ फेसबुक व्हाट्सएप पे चल रहा है, तो फिर कहने का आपने लगता है पार्टी कमजोर हो? नहीं, ऐसा नहीं रहता, ऐसा नहीं रहता। कभी कभी इंसान का गुस्सा रहता है या फ्रस्ट्रेशन रहता है जिसमें वो कुछ बात कह जाता जो नहीं कहना चाहिए। मेरा भी गुस्सा था, मेरा भी मैंने अपने गुस्से को इजहार भी किया था। मगर एक बात बैठ के सोची जाए ना तो वो ये है कि ना असद साहब मुझे टिकट दे सकते, ना इम्तियाज़ जलील साहब मुझे टिकट दे सकते। मुझे टिकट अल्लाह की तरफ से मिलता था, नहीं मिला तो अल्लाह की तरफ से नहीं मिला। और नासिर सिद्दीकी साहब को टिकट मिला तो मैं समझता हूँ कि नासिर सिद्दीकी साहब सितारे बुलंद थे, तो उनको अल्लाह की तरफ से फैसला आया कि नासिर सिद्दीकी साहब को मिलना चाहिए। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने इतनी मेहनत किया तो मुझे फल नहीं मिला, ऐसा नहीं है। मुझे बहुत इज्जत मिली जी, सिर्फ औरंगाबाद शहर के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ आवाम से मुझे मोहब्बत मिलती है। नौजवान इंतज़ार में रहते हैं कि मैं उनके एरिया में आ रहा हूँ, उनके शहर में आ रहा हूँ, तो ये मोहब्बत मुझे मिली है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहब्बत कोई MLA और कोई MP की पोस्ट से बहुत ज़्यादा है। मैं पूरे मराठवाड़ा का दौरा किया था मैंने, हमारा जो रैली निकली थी हुजूर की शान में गुस्ताखी के खिलाफ, उस वक्त मैंने पूरे मराठवाड़ा का दौरा किया था। मैं शुक्रगुजार हूँ नौजवानों का जो रात में 2-2, 3-3 बजे मेरा इंतज़ार करते हुए रोड के ऊपर खड़े हुए थे।
तो ये मोहब्बत मुझे मिली है और इस मोहब्बत के ऊपर समीर साजिद कुर्बान हो जाएगा। नौजवानों, ये समीर साजिद कभी जमात का साथ छोड़ेगा नहीं। मैं जमात का सिपाही था, हूँ और हमेशा रहूँगा और आपके लिए खिदमतें अंजाम देते रहेंगे। सर एक ये आगे सवाल लेता हूँ, आपके वालिद साहब का एक मामला रहा कि अब जिस शान से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जिस रुआब से लड़ा, अच्छे अच्छे पार्टियां उनके सामने झुकने में मजबूर हुई और वो जीते, शान से जीते। और उन्हीं के फर्जंद आप हैं, जिनकी आल है, उनका आपके रगों में खून दौड़ रहा है और उनके ही आल उनका बेटा एक संघर्ष करता है, तन मन धन लगाता है, फिर भी महरूम रह जाता है। तो दो बाप बेटी राजनीति क्या है? नहीं, मैं महरूम नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मेरा अल्लाह का। मैं उहदे की बात कर रहा हूँ। शुक्र है मेरा अल्लाह का कि मेरे अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दिया। आज अगर असद साहब मुझे मोहब्बत की नज़रों से देखते हैं, मेरा कॉल उठाते हैं, मेरे मैसेज को जवाब देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मैं शुक्र अल्लाह का कि आज जो मर्द मुजाहिद पूरे इंडिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की रहनुमाई करता है। आज अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखकर हम जमात के अंदर शामिल हुए हैं, अकबर साहब को देखकर जमात के अंदर शामिल हुए हैं और अकबर साहब मेरा एक फ्रेंड के ऊपर फ़ोन उठाते हैं, बोलते बोलिए समीर मियां कैसे है, तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई औदा नहीं है, कोई औदा नहीं है। अगर बाबा भी आज हयात होते तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ होते। क्यों? क्योंकि ये मेरी जमात है, मेरे लोगों की जमात है। हम कब तक जो है तो किसी के पीछे भागेंगे? और क्यों भागेंगे? क्यों हम कोई डरा खैरे भेड़े या जायसवाल के पीछे भागेंगे जब मेरे पास ओवैसी है? किसके पीछे भागूंगा? हाँ, अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं पार्टी छोड़ दूँ, क्यों छोड़ूँ? मैं किसी डरा के, किसी खैरे के, किसी भेड़े के, किसी के जायसवाल के घर के बाहर करने से, खड़े रहने से बेहतर ओवैसी साहब के घर के बाहर खड़े रहना बेहतर समझता हूँ। सर मेरी जमात है। सर एक सवाल बड़ा गर्दिश कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं कि इलेक्शन से कबल पहले महानगर पालिका इमारत के अंदर कुछ आजी, कुछ माजी जो नगर सेवक ये कि बगावत कर सकते, कहाँ तक सच्चाई बात है? भाई हमारे कॉर्पोरेटर्स का मैं फ़ख्र करता हूँ, हमारे कॉर्पोरेटर्स के ऊपर जिन्होंने कभी जमात का दामन नहीं छोड़ा। इम्तियाज़ जलील साहब के इलेक्शन में कॉर्पोरेटर ने पूरी मेहनत की, पूरी ईमानदारी से मेहनत की। चाहे नासिर सिद्दीकी साहब का इलेक्शन हो, कॉर्पोरेटर पूरे एक जगह पर रहे और एक जान बनकर सब ने मेहनत की। मेरे अकीदे से तो जमात नहीं चलने वाली। तमाम कॉर्पोरेटर और तमाम सिपाही साथ मिलकर हम लोग मेहनत करते हैं, तब जाके एक टीम बनती है और वो टीम बनने से जमात चलती है। और कॉर्पोरेटर्स ने अपने अपने एरियाज़ के अंदर बड़ा अच्छा काम किया। आप जाइए पूरे शहर के अंदर, देखिए हमारे कॉर्पोरेटर्स ने किस तरीके से काम किया। आज भी हमारे कॉर्पोरेटर्स ऑफिस खोल कर देते तो अपने अपने एरिया के अंदर बैठे हुए हैं। फिरोज़ खान साहब है, जमीर कादी साहब है, नासिर साहब है, आरिफ हुसैनी साहब है, हमारा रफ़ीक चीता है, रफ़त यार खान साहब है, अब्दुल असलम हाशमी साहब है। ये तमाम कॉर्पोरेटर लगातार आवाम के बीच में मौजूद है और खिदमतों का अंजाम दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर इनकी खिदमतों को देख कर इनको दोबारा मौका मिलना चाहिए। सर औरंगाबाद की राजनीति में देखने को मिल रहा है कि बंदा कोई पार्टी में चल जाए भरोसा है, ऐसे बदल रहे कपड़े बदलते हैं। तो यहाँ की औरंगाबाद की राजनीति देखते हैं, कभी ये ग्रुप में, कभी वो ग्रुप में, कभी सेना में, कभी किधर, कभी किधर। खासकर मुस्लिम लीडर की बात कर रहा हूँ, उसमें कार्यकर्ता कहिए जो भी है, कैसे देखते हैं आप? जो भी जहाँ भी जा रहे हो उन सबको मेरी तरफ से दावत है। क्यों इधर उधर जा रहे भाई? क्यों कोई पवार के पीछे, शिंदे के पीछे, ठाकरे के पीछे भाग के अपना वक्त ख़राब कर रहे? आओ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामो, हम सब मिलकर आपको अपने कंधे पर उठाने के लिए तैयार है। कब तक इसके उसके पीछे भागते फिरेंगे? कब तक जो है तो हम लोग इनके गुलाम बनते फिरेंगे? आइए, एक अपनी खुद की जमात है, हर समाज की अपनी जमात है। तो जब अपनी समाज की अपनी जमात मौजूद है तो क्यों हम इधर उधर से जाएँ? आइए हम तमाम मिलकर जो तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करें और औरंगाबाद शहर के लिए खिदमतों का अंजाम दें। समीर साहब अगर कमेंट्स में अगर ये आ गया कि समीर भैया हम आप ही बोलने कैसे आए, आप ही के हिसाब से मिला, सिर्फ जवाब करेंगे। अरे इंसाफ ना इंसाफ ये सब बातों को छोड़ लीजिए। जो रात गुजर गई उसके बारे में आज बात करके कोई मतलब नहीं है। जाहिर है कि हम सब गुस्सा थे, मैं भी गुस्सा था, मगर हमारा गुस्सा इसका मतलब ये नहीं है कि हम जमात छोड़ देंगे। हमारा गुस्सा हम जमात के सामने रखें ना, अब वो रख दिए, बात ख़त्म हो गई। अब आगे बढ़ के कब तक पीछे हम लोग, क्या हो गया माजी में अक्टूबर में जो हुआ तो उसको लेके मैं आज जो तो फरवरी में रो, तो वो गलत है। वो रात को छोड़ के अब आगे का सोचने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में एक तारीखी जो है तो आंकड़ा हासिल करेगी। कॉर्पोरेशन के अंदर हमारा इंशाल्लाह मेयर बनेगा। अब अल्लाह हमको हमारे भाई की शक्ल दिखाए जिसके सर के ऊपर वो सहरा सजेगा और उम्मीद है कि हम लोग इसी तरीके से आवाम की खिदमत करते हैं। सर मेयर का होता कोई छोटा नहीं होता है, आमदार की रेंज का होता है। आप नहीं चाहते आप मेयर बने? अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हुक्म दिए कि समीर आप मेयर बनिए, आप मेयर बनिए, तो जो सदर साहब बोलेंगे वो होगा। और अगर सदर साहब ने बोले समीर तुमको ना कोई मैं वादा देने वाला हूँ, ना कोई टिकट देने वाला हूँ,
खामोश हाथ बांध के पीछे खड़े हो, तो समीर वो भी करने के लिए राजी है। अरे सदर साहब की मोहब्बत में हर चीज़ कुर्बान, कोई मामला नहीं। लेकिन सर ये मैं अपना माफी के साथ कह रहा हूँ, ये दिन का काम कहीं साहब, ये तो सियासी दुनियादारी है ना, आप उसका फल तो मिलना ना। देखिए जब तक आप फल की इच्छा करेंगे ना, तो आप जो है तो खाली हाथ रहेंगे। आपकी मेहनत है ना सर। भाई मेहनत मेरी है, मेरी मेहनत का नतीजा मुझे मिल रहा है ना। मेरी मेहनत का नतीजा ये है कि आज नौजवान मुझसे मोहब्बत करते हैं। मेरी मेहनत का नतीजा ये है कि जिस रोड से मैं गुजरता हूँ तो लोग सलाम करते हैं। ये इज़्ज़त मुझे मिली है, मैं शुक्रगुजार हूँ इस इज़्ज़त के लिए। अल्लाह बस इस इज़्ज़त को क़ायम रखे, अल्लाह हमको शर से महफूज रखे कि हमसे ऐसी कोई गलती ना हो जाए कि हम इस इज़्ज़त को खो दें। हमारी यही दुआ है, आपसे भी यही गुजारिश करूँगा मैं कि हमको हमारी आपकी दुआ में याद रखिएगा कि समीर से कोई गलती ना हो, और समीर इसी तरीके से आपके लिए बीच में मौजूद रहेगा और आपकी इज़्ज़तों को जवाब देते हुए और झुकता जाएगा। खासकर औरंगाबाद शेरिया के नाम आपकी तरफ से कोई पैगाम सियासी तौर पे हर तरीके से आपको पैगाम यही है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को आप लोगों ने पिछले 10 साल के अंदर जिस मुकाम पे पहुंचाया है, अब आपने मुकाम पर तो पहुंचा दिया, मगर इस मुकाम पे हम लोग टिके रहने की कोशिशें कर रहे हैं। आपसे भी गुजारिश है कि हमसे कुछ गलतियाँ हुई होगी, कुछ हमसे नाफरमानियाँ हुई होगी, तो उसको दरगुजर करके हमें अपना मानिएगा। हम भी आपके लिए खिदमतों का अंजाम देते रहेंगे। और तमाम ऐसे लीडर जो औरंगाबाद शहर के हैं, जो हमारे बड़े हैं, जो हमसे किसी वजह से नाराज़ है, आप तमाम को भी मेरी तरफ से गुजारिश है कि हो सकता है हमसे कुछ गलतियाँ हो गई हो, मगर आप जो हमारे बड़े हैं हमको गाइड करिएगा, हमारे साथ रहिएगा, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का दामन थामे रहिएगा। अगर मजलिस से आप नाराज़ भी हैं तो मैं आपको दावत देता हूँ कि आइए, मजलिस के दरवाजे आप तमाम के लिए हमेशा खुले थे और हमेशा खुले रहेंगे। और आवाम से एक और गुजारिश है कि दारुल-इस्लाम औरंगाबाद जिस दफ्तर को आप लोगों ने सजाया है, उस दफ्तर को जो है तो याद रखिएगा। आपके कोई भी मामला हो, उसके लिए हम लोग जो है तो दारुल-इस्लाम औरंगाबाद के ऊपर जनता दरबार लगाए हुए हैं। आपके लिए खिदमतें अंजाम देते रहेंगे। आपकी मोहब्बतों के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पे हमारे नौजवानों का, मेरी इज़्ज़तदार माओ और बहनों का, आपकी इज़्ज़तों को मैं सलाम करता हूँ। और इंशाअल्लाह जितनी इज़्ज़त आप देते रहेंगे उतना आपका ये बेटा, आपका ये भाई झुकता रहेगा और आपके लिए कोशिशें करता रहेगा। इधर